खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बीजेपी दिल्ली में फतह हासिल करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है, लेकिन किरण बेदी के सीएम उम्मीदवार के तौर पर ऐलान होते ही पार्टी के अंदर घमासान शुरू हो गया है। एक जानिब हर्षवर्धन ने किरण बेदी से मुलाकात तो की, यह खबर आई, लेकिन वो माने नहीं जिस बात के लिए किरण बेदी वहां गई थी। वहीं टिकट न मिलने से नाराज दिल्ली बीजेपी के सदर सतीश उपाध्याय के हामियों ने बीजेपी दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। सवाल यह है कि पार्टी विद डिफरेंस में सीएम की कुर्सी को लेकर इतनी मारामारी क्यों है? क्या बीजेपी के सीनियर लीडरान बाहर से या पैराशूट से उतारे गए लीडरों से परेशान हैं? क्या बीजेपी में मचे खलफशार का फायदा आम आदमी पार्टी उठा ले जाएगी? ऐसा ही बहुत सारे सवालात हैं। इन्हीं मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया खालिद साहब। इनके अलावा हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब और आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब, और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे चंद कांग्रेस लीडर भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होते ही दिल्ली बीजेपी में नाराजगी के सुर उठने लगे हैं। पार्टी लीडर धीर सिंह विधूड़ी ने जहां पार्टी से इस्तीफा दे दिया, वहीं उनके हामी हंगामे पर उतर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तो हुआ बीजेपी के रियासती दफ्तर पर, जिसे रोकने के लिए आरएएफ को बुलाना पड़ा। दिल्ली बीजेपी सदर सतीश उपाध्याय के हामियों ने उनका टिकट काटने पर जमकर हंगामा किया। सतीश उपाध्याय के हामी जहां एक जानिब उन्हें टिकट देने का मुतालबा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ किरण बेदी को पार्टी में शरीक किए जाने के बाद उन्हें सीएम उम्मीदवार के तौर पर उतारने और पार्टी के दीगर लीडरान को दरकिनार करने से बेहद खफा नजर आए। गौरतलब है कि किरण बेदी को पार्टी ने कृष्णानगर सीट से टिकट दिया है, लेकिन जिस तरह से किरण को लेकर पार्टी में लगातार हंगामा हो रहा है और पार्टी के लीडरान में बगावत हो रही है, इसे देखते हुए साफ हो गया है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि सतीश उपाध्याय वहां अपने हामियों को समझाते ही नजर आए और नाराजगी से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सतीश के कार्यकर्ता इस तरह से विरोध कर रहे हैं, क्या कहिएगा? किस चीज का विरोध? सर वो कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हुई है, आपको भी टिकट नहीं दिया गया। नहीं, मेरे को तो टिकट अपने आप को देना है और मैंने कभी कहा ही नहीं कि चुनाव लड़ना है। 70 सीटों पर चुनाव लड़ रहा हूं मैं। कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से हम ये समझाएंगे कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ना है हमको और लड़कर के दिल्ली को अराजकता मुक्त करना है। किरण बेदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली को अराजकता मुक्त, दिल्ली को आप अराजकता से मुक्त करने की बात कर रहे हैं। ये लोग कुछ पोथे लेकर आए हैं। आपके एक कैंडिडेट है कोई रविंद्र चौधरी, उनके खिलाफ ईव टीजिंग का मामला है, एक्सट्रॉशन का मसला है, लैंड ग्रैबिंग का मामला है, वो पेपर्स है जनता के पास में। ऐसे लोगों को टिकट कैसे दे दिया गया? पार्टी बिलीव्स इन आइडियोलॉजी। तो ये माना जाए कि पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर हर तरह की नैतिक परंपराओं से समझौता कर लिया? नहीं, ऐसा किसी को हमने टिकट नहीं दिया। मुझे मालूम नहीं किस केसेस की बात आप कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपने बताया, इसको हम देखेंगे, लेकिन हमने पूरा देखभाल करके टिकट दी है और कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसके ऊपर कोई इस तरह के मामले हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में हुए हंगामे पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी की जानिब से सीएम उम्मीदवार का ऐलान हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि पार्टी में हंगामा होने लगा। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अभी मुख्यमंत्री पद के लिए उनका चेहरा सामने आया 24 घंटे भी नहीं हुआ कि उनके यहां लड़ाई झगड़े हंगामा बवाल शुरू हो गया। मुझे अभी पता चला है कि रोहिणी में भी जो वहां के विधायक का टिकट काटा गया, जय भगवान अग्रवाल, उसने भी वहां प्रदर्शन वगैरह कराया है। अभी यहां ब्रिजेंद्र गुप्ता को जहां से टिकट दिया गया था, अभी बीजेपी दफ्तर में लोग हंगामा कर रहे हैं कि पैरासूट सीएम कहां से आ गए, पैरासूट सीएम का कैंडिडेट कहां से आ गया। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारे अंतर्विरोध से, बहुत सारे आपसी झगड़े से गुजरना पड़ेगा।
हमारे साथ तमाम मेहमान बातचीत में गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब और आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब। आतिफ रशीद साहब, क्या कहेंगे आप? सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, आप यहां कभी किसी कंस्टिट्यूंसी में हंगामा, कभी पार्टी दफ्तर में हंगामा, कभी किसी लीडर के घर पर हंगामा, ये क्या हो रहा है आखिर किरण बेदी के आने के बाद से? देखिए, ऐसा नहीं है कि किरण बेदी जी के आने के बाद कोई हमारे यहाँ हंगामा हो रहा है। देखिए, पार्टी टिकट देती है विनेबिलिटी के आधार पर, क्राइटेरिया को अपना मान करके, भाई कौन जीतेगा, जिताऊ उम्मीदवार के आधार पर हम लोग टिकट देते हैं। और एक एक सीट पर बहुत सारे कैंडिडेट टिकट मांगने वाले होते हैं। जाहिर बात है, चुनाव एक ही कैंडिडेट को लड़ना है, तो एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है तो बाकी में थोड़ी बहुत नाराजगी होती जरूर है कार्यकर्ताओं में। हाँ, हमारी पार्टी में और अदर पार्टियों में एक डिफरेंस जरूर है कि हमारी पार्टी में नाराजगी को कंट्रोल कर लिया जाता है। कल हमारी टिकटें डिक्लेयर हुई है, आज कुछ नाराजगी है, जल्दी हम उस पर जी, यहां तक कि हर्षवर्धन साहब भी नाराज हैं। किरण बेदी उनके पास गई लेकिन वो माने नहीं, कुछ मनाने गई थी उनको वो। नहीं, ये गलत अफवाहें हैं। इस तरीके कोई हर्षवर्धन जी न नाराज हैं। लेकिन बीजेपी के रियासती दफ्तर में क्या हुआ? आरएफ तक बुलानी पड़ी। देखिए, वो कार्यकर्ताओं की भीड़ जब जमा हो जाती है तो ठीक है, वो चलता है, इस तरीके की बातें चलती रहती हैं इलेक्शंस में। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में नहीं जा रहे हैं। जी, इस तरीके से और पार्टियों से हो रहा है। नाराजगी होती है, हम प्रयास कर रहे हैं नाराजगी में कंट्रोल करने की और हम उसमें जरूर कामयाब हो रहे हैं। जी, आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ बातचीत में मौजूद आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब भी। इरफानुल्लाह खान साहब, आप कैसे देखते हैं जो बीजेपी के अंदर का खलफशार है जो नजर आ रहा है जाहिरी तौर पर, क्या उसका फायदा किसी तरह से आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं से उठापटक पहले से तो जारी थी ही, अब और उठापटक शुरू हो गई है। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, ये पहली मर्तबा हो रहा है बीजेपी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर, कि 2 दिन पहले जो पार्टी ज्वाइन करता है वो सीएम का कैंडिडेट बना दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि दिवालियापन नजर आ रहा है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि उनके पास कोई फेस नहीं था यहाँ दिल्ली में। ये जो बात हम बार बार कहते थे कि उनके पास कोई चेहरा नहीं है, वो चाहते नहीं, किसी को उन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया है। जी। तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान तो होगा। ठीक है, किरण बेदी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, उनका अपना एक किरदार रहा है, लेकिन जहां तक पॉलिटिक्स की बात है और डेमोक्रेसी की बात है और पार्टी का जो उनका की तारीख रही है, उसमें ये बात नई तो लग रही है, उनके वर्कर्स को भी लग रही है, काडर को लग रही है। तो उस पर मुझे लगता है कि फिक्री बात है जी, लोगों को एक अटपटा सा लग रहा है जिस तरह से वो लेकर आ रहे हैं। उम्मीदवारों में तो हो सकता है कि कहीं गलती हो जाए, कहीं कुछ हो, और लेकिन उनके यहाँ क्योंकि कोई मैकेनिज्म तो है नहीं वहां भारतीय जनता पार्टी में। आम आदमी पार्टी में एक मैकेनिज्म बनाया है कि अगर कोई गलत उम्मीदवार आता है, उस पर कोई चार्ज है, कोई क्रिमिनल चार्ज है या उसका चाल चरित्र चेहरा उसका ठीक नहीं, यानी आपके मुताबिक बीजेपी सिर्फ विनेबिलिटी पर, यानी कौन जीत सकता है, सीट कैसे निकाली जा सकती है, उसकी बुनियाद पर कैंडिडेट्स तय करे और तमाम हथकंडे अपना रही है, आपके कहने का मतलब है? मैं ये कहता हूं कि यही क्राइटेरिया बहुत गलत है कि विनेबिलिटी सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, विनेबिलिटी है एक फैक्टर, लेकिन साफ सुथरी इमेज का होना एक उम्मीदवार के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए बहुत जरूरी है। जी, आप फोन, हम आपके पास आते हैं। इरफानुल्लाह खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। आप कैसे देखते हैं जो खलफशार मचा हुआ है खासतौर से बीजेपी में गुज़श्ता चंद दिनों से, और इधर 2 दिनों से तो और जबरदस्त मामला हो गया है हंगामे का, और सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के सदर हैं, उन्हीं का टिकट कटने के आसार हैं, और चूंकि अभी महज 5-6 सीटें ही बची हैं जिनके नाम का ऐलान होना है, और ऐसा लग रहा है कि टिकट नहीं मिलेगा, उसको लेकर काफी हंगामा रहा है उनके बीजेपी के अंदर। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये कि आतिफ रशीद साहब को बीजेपी का प्रवक्ता होना चाहिए, बहुत अच्छे से वो उनकी बीजेपी की का डिफेंस कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पार्टी अपने आप को पार्टी विद डिफरेंस कहती थी, आज पूरे तौर पे साफ हो गया है कि वो पार्टी विद डिफरेंसेस है। जिस तरह के डिफरेंसेस लीडर्स के बीच में हैं वो आपके सामने हैं और बिल्कुल खुल करके सामने आ गए हैं।
और ये बात मैंने पहले भी कहा था कि ये टिकट जो डिले हो रहा था वो इसी वजह से हो रहा था कि सारी सीटों पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा था कि किनको टिकट देना है और नहीं देना है, किसको चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना है नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा इसको लेकर के अंदर खाने इन लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे और जो आज खुल करके सामने आया है। लेकिन इन लोगों ने चालाकी ये की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि जब टिकट अनाउंस किया है तो अब उससे पहले दूसरी दो बड़ी पार्टियों ने, कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट दे दिया है। अब ये लोग जो बीजेपी के हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, उमूमन ये होता है कि वो फिर दूसरी पार्टियों की तरफ रुख करते हैं, वो नहीं कर सकते। यानी उनको ऐसी जगह मजेदार में ले आके छोड़ा है कि उनका जो राजनीतिक जो भविष्य है, जो पॉलिटिकल फ्यूचर है, वो कहीं ना कहीं असमंजस से पड़ गया है। दूसरी बात ये कि आतिफ कह रहे थे विनिबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इरफान साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि विनिबिलिटी अकेले फैक्टर नहीं होना चाहिए, दूसरी चीजें भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आतिफ साहब की बात को मान भी लें खालिद, तो बताइए मुझे कि नुपुर शर्मा जिनको टिकट मिला है केजरीवाल साहब के खिलाफ, उनकी विनिबिलिटी किस जाविये से? जी जी, क्या है उनका पॉलिटिकल कैरियर? सिर्फ ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रही हैं। कितने लोग उनको जानते हैं, कितने लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं? जाहिर सी बात है इस तरह के लोगों को टिकट मिलेगा तो हंगामा होगा ही। उसके बाद कुछ लोगों को आपने देखा कि उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं, उनके ऊपर भी हंगामा हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी में भी एक दो चीज मैंने देखी कि आम आदमी पार्टी ने भी जो अपने को बहुत साफ शफाफ बताने की कोशिश की थी, उनके यहां भी कुछ ऐसे लोग लीडरान हैं जिनको टिकट मिला है क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद। तो इरफानुल्लाह साहब ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहां जो मैकेनिज्म है उसमें ये नहीं होता है। जिनको खुद खूब अच्छे से पता है कि किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, और एक नहीं है, कई ऐसे चेहरे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है। लेकिन सब मिला के देखिए तो ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई। जी, आतिफ रशीद साहब, जो खलफशार मचा है बीजेपी में, और उसकी एक मिसाल ये भी दी जा सकती है, और आप विनेबिलिटी की भी बात कर रहे थे, क्या नुपुर को जो टिकट दिया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्या आपको लगता है क्या वहां पर इस टिकट के देने से यह नहीं मान लिया है बीजेपी ने कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीतने नहीं जा रहा है? मुझे बड़ी हैरानी हुई इस बात पर फैसल भाई की कि नुपुर शर्मा को कौन जानता है, अलावा इसके कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट रही। मैं बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन हिंदुस्तान की सभी यूनिवर्सिटियों का सबसे बड़ा इलेक्शन होता है, जिसमें के तमाम बड़ी पार्टियां के बड़े बड़े सरबराह अपनी जान झोंक देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को विधानसभा में जितने वोट मिले थे पिछली बार, उससे ज्यादा वोट नुपुर शर्मा को डूसू में मिले, और नुपुर शर्मा दिल्ली की एक जानी मानी हस्ती है। नुपुर शर्मा डूसू का प्रेसिडेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और नुपुर शर्मा लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते दिल्ली में काम करती आ रही है जी। एक बात बताइए, एक आतिफ रशीद साहब, एक छोटा सा सवाल है। मैंने मान लिया डूसू का इलेक्शन काफी प्रेस्टिजियस होता है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बताइए जब केजरीवाल कैंडिडेट हो तो उसके खिलाफ ये माना जाएगा कांग्रेस ने जिसको उतारा है किरण वालिया, वो पॉलिटिकली टक्कर देने की पोजीशन में है। आप एकदम सोच के बताइए कि क्या नुपुर शर्मा टक्कर दे सकती है? फैसल भाई, पिछली बार जब हमने विजेंद्र गुप्ता को चुनाव लड़ाया वहां से अपने बड़े नेता को, तो आप ही के चैनल पे आप ही ने मुझसे ये कहा कि विजेंद्र गुप्ता की बलि चढ़ा दी गई। ठीक है जी। आज हम वहां के लोकल एक कार्यकर्ता को, जो वहीं लोकल रहती है, अरविंद केजरीवाल जी तो यूपी से आए हैं, गाजियाबाद से आए हैं, नुपुर शर्मा वहां लोकल रहती है, वहां पे उसकी परफॉर्मेंस है, वो वहां लगातार काम कर रही है। चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं। देखिए ये इनका पार्टी का इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, हो कि उसकी विनेबिलिटी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आम परसेप्शन की बात मैंने कही। आतिफ साहब को एक फैसल भाई, मेरा कहना ये एक यंग लड़की है, एक यूथ लड़की है, हमने उसको एक मौका दिया है, और मुझे लगता है कि अब दिल्ली में जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज भी हमने देने की कोशिश करी है कि भारतीय जनता पार्टी में आपकी भी हिस्सेदारी है। जी। और उस हिस्सेदारी के चलते यूनिवर्सिटी से निकला हुआ एक प्रोडक्ट, चाहे वो यानी जो यूथ आम आदमी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, उसको तोड़ने के लिए, उस यूथ को का अट्रैक्शन एक अच्छी बात है जी, बीजेपी की जानिब लाने के लिए नुपुर शर्मा को टिकट दिया है, ये आपके कहने को। आप फोन लाइन पर बने रही है। इरफानुल्लाह खान साहब, क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से, नई दिल्ली सीट से नहीं किया है नॉमिनेशन, अब वो
कहीं ना कहीं कृष्णानगर से, या ये यूं कहें कि किरण बेदी के खिलाफ भी नॉमिनेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या वाकई वहां पर मुकाबला कैसे देखते हैं अगर वो अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी के खिलाफ खड़े होते हैं? क्योंकि इसका इशारा दिया है आशुतोष जी ने, आपके लीडर ने। नहीं, देखिए, अगर आप नई दिल्ली सीट को देखें, क्योंकि ये शीला जी की सीट रही है, ये टफेस्ट सीट है दिल्ली के अंदर, मैं समझता हूं। तो उन्होंने मुझे जब उस वक्त वहां पर तय किया था कि मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, तो मैं समझता हूँ टफेस्ट सीट पे तय किया था कि टफ सीट है और बहुत मुश्किल सीट है, मुश्किल फाइट होगी। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी आजमाइशें हो सकती हैं और जो आजमाइश के जितने मुकाम हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल उन सब पे अपना दांव खेलते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब के उस सीट से जीते हैं और उसके वो एमएलए हैं, वहां से, और वहीं से वो फिर मुख्यमंत्री बने, तो मुझे लगता है कि वो नई दिल्ली सीट से ही लड़ेंगे। जी नहीं, लेकिन ये इशारा आया है कि किरण बेदी को चैलेंज देने के लिए वो किरण बेदी के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जब किरण बेदी साहब को एक चैलेंज के तौर पर लाया गया था, वो नई दिल्ली सीट से उन्हें लड़ना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें वहां से लाना चाहिए था। वो ज्यादा बड़ा चैलेंज होता। जब बीजेपी चैलेंज समझ के ला रही है उनके चैलेंज, जी, ये बहुत अच्छी बात होती है। बीजेपी अगर उनको नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लाती है। आशीष रशीद साहब, मुख्तसरन जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? देखिए, ऐसा है, जब हमने दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई थी, तो दिल्ली के चुनाव की घोषणा में हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। तो केजरीवाल जी ने स्वयंभू खुद ही उस पर एक इश्तिहार लगा दिया था, आपकी राय क्या है, केजरीवाल या जगदीश मुखी? जी, केजरीवाल या जगदीश मुखी उन्होंने राय मांगने लगे मुख्यमंत्री के तौर पर। मैं केजरीवाल जी को चुनौती देता हूं कि केजरीवाल जी अब ऑटोस पे लगाएं कि आपकी राय क्या है, केजरीवाल या बेदी। तो जब केजरीवाल जी अगर खुद को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी मानते हैं और जगदीश मुखी जी को मुख्यमंत्री का प्रत्याशी मान रहे थे, तो जनकपुरी क्यों नहीं गए लड़ने? जी, पार्टी स्ट्रेटेजी है, पार्टी की तैयारी है कि पार्टी वहां पर लोकल उम्मीदवार को लड़ा रही है चुनाव। पार्टी के पास एक से एक मजबूत उम्मीदवार हर जगह है। जी, यानी ये बहुत बड़ा इशू नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि दो सीएम के कैंडिडेट एक ही कंस्टिट्यूएंसी से लड़े, ये जरूरी भी नहीं। ये इस गुफ्तगू को हम आगे भी जारी रखेंगे। इरफानुल्लाह खान साहब, आपका यहां पर हम शुक्रिया अदा करेंगे फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ रशीद साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए। सईद फैसल अली साहब भी स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। हालात हादरा में वक्त हो गया ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस के चंद लीडरान भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। जी हां, किसान विकास पत्र वापस आ गया है। 100 महीने में निवेश दुगना, 2.5 वर्ष बाद भुगतान की सुविधा। संपर्क करें अपने नजदीकी डाकघर से। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सईद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं बीजेपी के लीडर आतिफ रशीद साहब। और इस सेगमेंट में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के साबिक तर्जुमान और कांग्रेस लीडर सुलेमान अहमद साहब भी। दिल्ली में बीजेपी की सीएम ओहदे की उम्मीदवार किरण बेदी की मुश्किल भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनके खिलाफ बीजेपी में अब भी नाराजगी पाई जा रही है। जगह जहां बीजेपी दफ्तर में सतीश उपाध्याय हामियों ने किरण बेदी पर सवाल उठाए तो दूसरी जानिब पार्टी के सीनियर लीडर हर्षवर्धन भी खुश नजर नहीं आए। उन्हीं की कृष्णानगर सीट से उम्मीदवार बनने के बाद जब बेदी उनकी राजगाह पहुंची, लेकिन वर्धन से उनकी बात नहीं बनी और बगैर मनाए ही बेदी वापस आ गई। याद रहे कि किरण बेदी को हर्षवर्धन की सीट से ही मैदान में उतारा जा रहा है। इससे पहले किरण अपनी चाय पार्टी में ताखीर से पहुंचने पर वर्धन से नहीं मिली थीं। ये तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल। आतिफ रशीद साहब, ये पुख्ता खबर है जो हम आपको बता रहे हैं कि किरण बेदी जब हर्षवर्धन साहब से मिलने गई
तो वो उनको मनाने गई, क्योंकि उन्हीं की वो सीट है कृष्णानगर, जहां से किरण बेदी साहिबा खड़ी हो रही हैं, उनको टिकट मिला है और वो चाहती हैं कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लेकिन वो मना नहीं पाई। ये पुख्ता खबर है हमारे जराये के मुताबिक। और हर्षवर्धन साहब से यह भी जानकारी, हर्षवर्धन साहब से भी शायद कंसल्ट नहीं किया गया उन्हें टिकट, किरण बेदी को वहां उनके इलाके से टिकट देने से पहले। क्या लगता है आपको, आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी में कुल कंसेंसस के साथ हमने टिकटें देने की कोशिश करी है। मैक्सिमम पार्टी के सीनियर लीडरों से गुफ्तगू करके टिकट दी गई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो हमारे लीडर हैं उन्होंने बाकायदा दिल्ली के 7 सांसदों से बातचीत करके और दिल्ली प्रदेश के ऑफिस बेयरर्स से बातचीत करके और दिल्ली प्रदेश की जो इलेक्शन कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन को सामने रखकर पार्टी ने फैसला लिया है। रही बात नाराजगी की, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब का कोई इस तरीके का मिजाज नहीं है कि वो पार्टी के फैसलों के खिलाफ कोई अपनी टिप्पणी करें, चाहे कुछ करें। और डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने बिल्कुल एकदम खुलूस के साथ उनका इस्तकबाल करा है। जी, लेकिन ये सवाल तो उठेगा। आप फोन लाइन पर बने रहिए सैयद फैसल अली साहब से जानते हैं। फैसल अली साहब, आखिर ये सवाल उठना लाजमी भी है कि आखिर बीजेपी में क्या इतनी क्राइसिस हो गई थी? कोई चेहरा सीएम के लिए नहीं मिल रहा था कि बाहर से लीडर इंपोर्ट करके 2 दिन पहले सीएम का कैंडिडेट बनाया गया और इसी पैराशूट कैंडिडेट की वजह से बीजेपी में मुखालफत भी हो रही है। इससे इनकार कोई नहीं कर सकता कि मुखालफत नहीं हो रही, मुखालफत हो रही है। आखिर बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? बहुत बड़ी जरूरत थी खालिद। इस बात को समझ लीजिए कि जिस तरह से 2-3 महीने पहले की वो आम आदमी पार्टी, जिसको तकरीबन लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कि नहीं अब वो इतनी बड़ी ताकत नहीं रही और उनका बहुत बुरा हाल होगा, और जिस तरह से रीगेन किया है आम आदमी पार्टी ने, तो इनको ये कहीं ना कहीं बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को हो रही थी कि अब क्या किया जाएगा। एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को सामने करके इलेक्शंस के बाद इलेक्शंस लोग जीतते गए, तो वो एक चेहरा टेस्टेड एंड ट्राइड था कि भाई ये एक चेहरा है जो शिकस्त जिसके नसीब में नहीं है, हमेशा फाते रहा है, हमेशा जीतता रहा है। तो क्या वैसे चेहरे को सामने रख के इलेक्शन लड़ा जाए और कहीं अगर हार का सामना करना पड़ जाए तो फिर नरेंद्र मोदी की जो वेव है, नरेंद्र मोदी का जो कद इतना बड़ा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग जाएगा। और याद रखिए कि इसके बाद बिहार का इलेक्शन है और फिर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, तो कहीं मॉरली भारतीय जनता पार्टी का रैंक एंड फाइल कैडर जो है वो डिमोरलाइज होगा कि कहीं अब वो जो वेव और जिसकी बात लोग करते हैं वो डिक्लाइन पे है। और ये बात भी समझ लीजिए कि सारे दावों के बावजूद महाराष्ट्र में तो अच्छा किया इन्होंने, हालांकि अपने बल पे सरकार नहीं बना पाए, लेकिन झारखंड आप देखिए लग रहा था कि अपने बल पे सरकार बनाएंगे, नहीं कर पाए। तो ये डिक्लाइन दिल्ली में ज्यादा बड़ी ना हो जाए तो किसी के ऊपर जिम्मेदारी लगाई जाए। अब अगर इलेक्शन होता है, किरण बेदी के क़यादत में इलेक्शन होता है, तो हार होगी तो जाहिर सी बात है उनके सर पर ठीकरा फुटेगा, और अगर जीत हुई तो नरेंद्र मोदी की वजह से हर जगह जीत हो रही है, यहां भी हुई, तो क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा, डिस्क्रेडिट जरूर होंगी। दूसरी बात यह कि इन लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया, तो आतिफ रशीद शायद नहीं मानेंगे मेरी बात, लेकिन कहीं ना कहीं लोग सवाल करेंगे। पॉलिटिक्स में आम जनता का परसेप्शन होता है, लोगों को लग रहा है कि वाकई कोई ऐसा आदमी नहीं था जो अरविंद केजरीवाल से लोहा ले पाता, इसलिए दूसरे लोग लाए। तो ये बात बिल्कुल है, आप कहिए कि बहुत ईमानदार है, बहुत बड़ी है, लेकिन वो आपकी पार्टी के 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर आपने उनको फौकियत दी है, उनको आपने इंपॉर्टेंस दिया है, तो वहां से डिमोरलाइजेशन भी हो रहा है लोगों का। ये सारी चीजें हैं जिससे बीजेपी को 2-4 होना है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाऊं कि बीजेपी में ये कोई नई बात नहीं है। जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहा था उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की अंदर में अनबन थी और काफी खींचतान थी, लेकिन वक्त रहते उसको कंट्रोल कर लिया गया था। मुझे लगता है आतिफ जो बात कह रहे थे कि ये सारी बातें शायद कंट्रोल कर ली जाएंगी, अगर कर ली जाएंगी तो बीजेपी के हक में अच्छा होगा, नहीं तो लड़ाई जो है, जो डिफरेंसेस हैं वो खुल के सामने आए हैं, वो इलेक्शन तक अगर रह गए तो बीजेपी के लिए बहुत बुरा होगा। जी, आतिफ रशीद साहब, क्या लगता है, ये सवाल तो उठना लाजमी है और आम लोग एक्सपर्ट सवाल भी पूछेंगे कि आखिर 30-30, 40 साल से पुराने जो लीडरान जो स्ट्रगल करते रहे पार्टी में, पार्टी के एजेंडे को, पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाते रहे, उन्हें दरकिनार करके और जिनका सियासत में कोई तजर्बा नहीं, किरण बेदी का, उनको लाकर सीएम का कैंडिडेट बनाकर तमाम पुराने लोगों पर थोप दिया गया। देखिए, बेदी जी को भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप और दिल्ली लीडरशिप लगातार ये कोशिश करती रही कि किसी न किसी तरीके से किरण बेदी जी को हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराएं। लोकसभा चुनाव में भी हमने नई दिल्ली लोकसभा सीट से उन्हें आने की बड़ी कोशिश करी थी,
लेकिन किरण बेदी जी उस वक्त किन्हीं का, लेकिन आखिर क्या जरूरत थी कि किरण बेदी को पार्टी में ज्वाइन करवाया जाए? क्यों तमाम लीडरान लगे हुए थे कि किरण बेदी को पार्टी में ज्वाइन करवाया जाए? मैं बता रहा हूं आपको, जो समाज में जो अच्छे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा स्वच्छता की राजनीति करती है, सफाई की राजनीति करती है, ईमानदारी की राजनीति करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम किरण बेदी जी एक समाज का एक अच्छा चेहरा है, इसका प्रयास करते हुए हमने कोशिश करी कि किरण बेदी जी हमारे साथ शामिल हो। हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो ये एक सीमित परिवार रह जाएगा। जी जाहिर बात है, इसमें हम और लोगों को जरूर ऐड करेंगे। लेकिन देखिए, आप एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी से शाजिया इल्मी, कृष्णनगर से चुनाव लड़े हुए इशरत अली अंसारी, बल्ली मारान से चुनाव लड़ी हुई फरहान अंजुम, अनेकों लोग ऐसे ही कांग्रेस से अनेकों लोग पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ये अच्छी बात है कि आपकी पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन आते ही उन्हें सीएम का कैंडिडेट बनाकर तमाम सीनियर लीडरान को दरकिनार कर दिएगा, उनके ऊपर थोपने वाली बात है ये या नहीं, बताइए। देखिए किरण बेदी जी किसी पार्टी से नहीं आई है। किरण बेदी जी तो एक समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उस क्षेत्र से पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में आई है। और देखिए, किरण बेदी जी की जो इमेज है, किरण बेदी जी की जो छवि है, उसका जरूर हमें लाभ भी होगा, कहीं ना कहीं यही हमारे दिमाग में है। जी, शायद यही फायदा है, उनकी जो इमेज है उसी की वजह से उन्हें पार्टी में लाकर उनको सीएम कैंडिडेट बनाने की कोशिश की जा रही थी और यही कोशिश की भी गई है। सैयद फैसल अली साहब, अब मुकाबले को आप कैसे देखते? जी आतिफ रशीद साहब बताइए। एक बात आपसे देखिए कहना चाहूंगा जी, कि जब ये आईएसी मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन केजरीवाल जी ने शुरू करा था और जब ये पब्लिक के बीच में जाया करते थे, ये कहते थे साहब हमें डोनेशन दीजिए, इसमें अरविंद केजरीवाल जी जुड़े हुए, इसमें ये जुड़े हुए, उसमें वो जुड़े हुए, तो पब्लिक उनसे सवाल करती थी ये कौन है? तो फिर वो कहते थे कि इसमें बेदी जी भी जुड़ी हुई है। तो लोग कहते थे अच्छा किरण जी जुड़ी हुई है, ठीक है, किरण जी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो किरण जी की एक इमेज, एक छवि है, उनकी छवि के ऊपर कोई दाग नहीं है किसी भी। जी जी, उनकी छवि, उनकी इमेज, उनकी छवि पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, कोई भी नहीं सवाल उठा रहा है। लेकिन सियासत का अपना उसूल है, सियासत में तजर्बेकार लोगों की जरूरत होती है और सीएम का कैंडिडेट बनाना यकीनी तौर पर आम लोग भी यही परसेप्शन रखते हैं कि कहीं ना कहीं से सियासत में तजर्बेकार लोगों को यह मौका मिलना चाहिए। आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे सैयद फैसल अली साहब, अब मुकाबले को कैसे देखते हैं? चूंकि कैंडिडेट्स अनाउंस हो, दोनों केजरीवाल हैं ही, किरण बेदी का नाम भी अनाउंस कर दिया गया है। अब मुकाबला कितना दिलचस्प है और कांग्रेस को कहां देखते हैं आप इस दरमियान? देखिए, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और हर रोज वो और दिलचस्प होता जा रहा है। कल जब लिस्ट आई, रात में मैं देख रहा था टीवी पे, तो मुझे अंदाजा था कि सुबह में क्या होने वाला है। इसलिए पहले दिन से मुझे इस बात का अंदाजा था, जिस तरह से जगदीश मुखी और हर्षवर्धन और गोयल और दूसरे लोग, सतीश उपाध्याय को किनारे किया गया था, तो ये सारे दुखी थे। ये दुख जो है सामने निकल के आया। जिस तरह से मास्टर कार्ड प्ले कर दिया अरविंद केजरीवाल ने कि सतीश उपाध्याय के बारे में कि मीटर कंपनी का जो कनेक्शन था वो लेके आए, जाहिर सी बात है करप्शन उसमें नहीं दिखता है। खालिद, इस बात क्या है कि वो करप्शन उसमें नहीं दिखता है। ठीक है, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर था, उस कंपनी ने मीटर सप्लाई किया, बड़ी सीधी सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो दिखता ही है, कहीं ना कहीं कॉमन इंटरेस्ट तो दिखता है। वो कर दिया। जैसे ही वो हुआ था, उस दिन मैं चैनल पे था, मैंने कहा था कि अब सतीश उपाध्याय के लिए टिकट मिलना मुश्किल हो गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग बैकफुट पे आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। अरविंद केजरीवाल की जमीन दिल्ली रही है, पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरा सब कुछ जो है वो उनका असासा यहीं पे है, उसको भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। जीत हार किसकी होगी ये तो लोग बताएंगे, लेकिन मुकाबले में दोनों बराबर के हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जाहिर सी बात है हाशिए पे है, लेकिन 2-4-5 जगहों पे वो भी अच्छी टक्कर दे रही है, मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। जी, यानी कांग्रेस मुकाबले को दिलचस्प बना रही है बहुत, और उम्मीद है कि जो पिछली मर्तबा के मुकाबले कैसे देखते हैं? क्या कुछ बेटर कर पाएगी या और सीटें कम होंगी? इस पर डिपेंड करता है कि मिडिल क्लास वोटर और यूथ किधर वोट करता है। आप याद रखिए कि पिछली बार जब आम आदमी पार्टी की को जो 28 सीटें मिली थी, तो मिडिल क्लास का बहुत बड़ा ये सेगमेंट और यूथ उनके साथ थे, लेकिन वो इस बार नहीं है उनके साथ उस तरह से जो पहले थे। लेकिन इनका अपना माइनॉरिटीज का वोट बैंक और जो बैकवर्ड वोट बैंक है, जो दबे लोग हैं, जो बेचारे निचले इस पे हैं, उनका वोट बैंक इनके साथ अभी भी है। और ये माना जा रहा है कि कुछ मिडिल क्लास के लोग भी
इनके साथ जुड़ेंगे। और याद रखिए कि किरण बेदी की एक्सेप्टेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड नहीं है कि हर आदमी उनको मानता है। बहुत सारे लोगों ने किरण बेदी का वो नेगेटिव साइड भी देखा है। और ये एक चीज और मैं कहूं, आतिफ साहब को शायद नहीं कुछ बोलेंगे कि किरण बेदी वो घोड़ा है जिसपे दाव तो लगाया है, जीत गया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर बेलगाम हुआ तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इस बात को भी बीजेपी को समझना चाहिए। जी, चूंकि वक्त की तंगी है, गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। आतिफ रशीद साहब, फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फैसल साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylife.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।